जय हिंद फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू मिशन एयरफोर्स। तो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों की डिमांड पे आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एयरफोर्स वाई ग्रुप रागा का मॉक टेस्ट 23। जी हाँ दोस्तों, हमारे 22 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, पूरी तरह से जो आपका एग्जाम पैटर्न है उस पर आधारित। और भाई, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस के आधार पर मैंने ये सभी मॉक टेस्ट तैयार किए हैं और इस मॉक टेस्ट में काफ़ी अच्छे लेवल के सभी प्रकार के क्वेश्चंस मैंने डाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस आप सभी दोस्तों से यही कहूँगा कि मॉक टेस्ट को कंप्लीट लगाइए, बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया गया है। और लास्ट में कमेंट करके अपना स्कोर बताइए कि आपने 30 में से कितना स्कोर किया, और साथ ही ये भी बताइए कि आपको मॉक टेस्ट कैसा लगा। तो भाई, आप टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिए। तो भाई, आप बोलते हो मॉक टेस्ट के लिए मैक्सिमम, यानी आप वाई ग्रुप रागा के मॉक टेस्ट के लिए बोलते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आप उपलब्ध कराओ हमारे को। तो भाई, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसा आपका रिस्पॉन्स रहता है उसी प्रकार से हम रिएक्ट करते हैं। यानी यदि आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो भाई अच्छा, मतलब मन करता है खुश होके और भी अच्छा बनाने का। तो बस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे और भी दोस्त हमारे साथ जुड़ सके। 900 प्लस हमारे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं आप सभी लोगों की हेल्प से। और भाई, जल्दी 1000 प्लस आप इसे करिए। तो आप सभी दोस्तों से बस यही है कि आप वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जो आज का हमारा मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है कंप्यूटर से। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रैम निम्न में से किस प्रकार की मेमोरी है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर निम्न में से चूज करना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, वोलेटाइल मेमोरी। जो आपकी रैम है यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी परिवर्तनशील, यानी ये बार बार ऑटोमेटिक रिफ्रेश होती रहती है, परिवर्तनशील मेमोरी है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है हिस्ट्री से। हिस्ट्री से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। तो दोस्तों आंसर कीजिए। जो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है लॉर्ड मेकाले। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड मेकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है। फ्लाइंग सिख किसे किसे कहते हैं, कौन जाना जाता है फ्लाइंग सिख के नाम से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मिल्खा सिंह। जी हाँ दोस्तों, धावक मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाने जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है आपका कि अब तक सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मणिपुर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब तक 10 बार, यानी सबसे ज्यादा बार जो राष्ट्रपति शासन लग चुका है वो राज्य मणिपुर है, सबसे ज्यादा बार। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा ग्रह 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। यानी कौन सा ग्रह है जो अपने ऑर्बिट पे सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है, यानी वहां पे जो एक वर्ष होता है वो 88 दिन का होता है। तो वो ग्रह है आपका ऑप्शन नंबर सी बुध ग्रह। जी हाँ दोस्तों, मर्क्यूरी जो आपका बुध ग्रह है वो 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। और जो हमारी पृथ्वी है ये 365 दिन में एक परिक्रमा पूरी करता है, जिसके कारण 365 दिन में हमारे यहाँ पे एक साल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, WTO की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, जो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई वो हुई थी 1995, यानी 1995। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, भद्रा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, जो आपका भद्रा है, और या इसे तुंगभद्रा भी यहाँ पे बोल देते हैं, तो भद्रा या तुंगभद्रा जो अभ्यारण्य है वो आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि आपका करंट अफेयर से है। 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में करंट अफेयर पे आधारित होते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो है, वर्तमान में CBSE के प्रमुख कौन है। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो जो CBSE के वर्तमान प्रमुख हैं वो है मनोज आहूजा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोज आहूजा CBSE के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्तमान में बिहार में मुख्यमंत्री कौन है।
तो दोस्तों जो बिहार में वर्तमान में सीएम यानी मुख्यमंत्री हैं वो है आपके नीतीश कुमार। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है फगू चौहान जो कि बिहार के गवर्नर यानी राज्यपाल हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के सीएम यानी मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कलराज मिश्र जो कि राजस्थान के गवर्नर हैं। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है, याद करना है, क्योंकि एग्जाम में एक आने वाला है, या तो गवर्नर और या फिर सीएम। तो दोस्तों इस मॉक टेस्ट के लिए जो हम लाइक एम रखते हैं वो रखते हैं 100 लाइक्स। जी हाँ दोस्तों, 100 लाइक इस वीडियो के लिए लाइक एम रखते हैं। आशा है और पूरी उम्मीद है कि आप सभी दोस्त वीडियो को मैक्सिमम शेयर करोगे और लाइक करोगे और भाई का सपोर्ट करोगे। इसी प्रकार से आपके लिए मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। और इसी प्रकार से और भी मॉक वीडियोज़ आ रही हैं जीके के लिए, इंग्लिश के लिए, वोकैब के लिए, तो आप उन सभी वीडियोज़ को भी ज़रूर शेयर किया कीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, रीजनिंग से है। क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में बॉम्बे को YABMOB लिखा जाता है तो लखनऊ को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो कोडिंग की गई है बॉम्बे की वो की गई है YABMOB। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो YAB है, बॉम्बे में जो लास्ट में 3 वर्ड दिए गए हैं, 3 शब्द दिए गए हैं, BAY उसे उल्टा करके यहाँ पे लिख दिया है, यानी BAY है उसे उल्टा करके यहाँ पे लिख दिया है YAB। और फिर क्या करता है कि जो BOM है शुरुआत के 3 अक्षर, उसे भी फिर उल्टा करके वहाँ पे वो लिख रहा है, यानी रिवर्स लिख रहा है। तो यहाँ पे BOM का हो जाएगा MOB रिवर्स। इसी प्रकार से हम लखनऊ में यहाँ पे कर देंगे। तो जब लखनऊ में हम लास्ट के यहाँ पे दोस्तों सॉरी बोलूँगा, थोड़ी सी यहाँ पे बताने में मिस्टेक हो गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो कोडिंग की गई है वो कुछ अलग प्रकार की है। और वो कोडिंग क्या है कि जो ये बॉम्बे वर्ड दिया गया है आपको, इस पूरे वर्ड को ही यहाँ पे रिवर्स लिखा गया है। जी हाँ दोस्तों, मैंने अभी आपको 3 बताया और बीच में से बताया, तो वो अलग है, इसमें कुछ कोडिंग अलग प्रकार की है। तो इसमें जो रिवर्स किया गया है वो किया गया है YABMOB, यानी जो सभी वर्ड हैं उनको रिवर्स लिख दिया गया है। इसी प्रकार से हम लखनऊ के सभी वर्ड्स को यहाँ पे लिख देंगे। तो जब लखनऊ के शब्दों को हम इन अक्षरों को जब रिवर्स करेंगे तो आपका जो वर्ड बनेगा वो बनेगा WONKCUL, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 11 है, एनोलॉजी से क्वेश्चन है। इसमें आपको एनोलॉजी बतानी है। जिस प्रकार से 72 का जो संबंध है वो 53 से दिया है, उसी प्रकार से आपको जो 64 है 64 उसका संबंध बताना है। ऑप्शंस में से किस ऑप्शन से होगा? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 54 यानी 54। वो कैसे होगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे दिया है 64, जिसके यदि अंकों को मैं जोड़ूं तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यानी इसके अंकों का जो योग होगा वो होगा 10। और जो आपका 54 है 54, उसके अंकों का जो जोड़ होगा वो होगा 5 + 4 = 9। और उसके बाद मैं देखूं 72 के अक्षरों का जोड़, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और 53 के अक्षरों का जोड़ हो जाएगा 8। यानी किया क्या गया है कि पहले 10 है और फिर 9 है, यानी एक कम है अक्षरों का योग। 9 है तो फिर 8 हो जाएगा, यानी अक्षर का योग है वो एक कम करके दिया है नेक्स्ट वाले अंक में। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा एनोलॉजी के लिए। 54 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, चूज डिफरेंट चूज ऑड वन आउट, यानी इसमें आपको डिफरेंट चूज करना है। कौन सी डिफरेंट ऑप्शंस हैं? तो आपको ऑप्शन दिया गया है हिंदी, तमिल, पंजाबी, उर्दू। तो दोस्तों ये सभी भाषाएं हैं, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे विपरीत होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, उर्दू यहाँ पे इन सभी से डिफरेंट हो जाएगी। वो कैसे होगी दोस्तों, ये देखिए कि जो हिंदी है, तमिल है और पंजाबी है, ये सभी भाषाएं बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती हैं, यानी बाएं स्थान से दाएं की तरफ यहाँ पे लिखी जाती हैं। जबकि जो आपकी उर्दू भाषा है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट। तो इसीलिए ये जो आपकी उर्दू है वो यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को हम लास्ट में देखेंगे, इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। क्वेश्चन है, एक्स की आयु वायु की आयु की 2/3 है।
6 वर्ष बाद एक्स की आयु 46 वर्ष हो जाएगी, तो वायु की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक्स और वाई की आयु का जो आयु है वो 2/3 है, यानी 2/3 है एक्स और वायु की आयु। 6 वर्ष बाद एक्स की आयु 46 वर्ष हो जाएगी, तो वाई की वर्तमान आयु आपसे पूछी है। तो देखिए दोस्तों, 6 वर्ष बाद एक्स की आयु 46 वर्ष यानी 46 वर्ष होगी, यानी 6 वर्ष बाद यदि 46 वर्ष होगी तो जो वर्तमान आयु है वो हो जाएगी 40 वर्ष, यानी जो एक्स की वर्तमान आयु है वो है 40 वर्ष। और यहाँ पे जो एक्स का अनुपात दिया है हमें वो दिया है 2, यानी 2 बराबर है 40 वर्ष। यदि 2 बराबर 40 वर्ष है तो 3 बराबर हो जाएगा 60 वर्ष, यानी जो वाई की वर्तमान आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 60 वर्ष। 60 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तो ए से डी का क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए डी बी की बहन है, यानी कोई ए है वो बी की क्या है, बहन है। फिर उसके बाद देखिए सी बी की माता है, यानी जो सी है वो बी की क्या है, माता है। और डी सी का पिता है, यानी जो सी है इसका पिता है कौन, डी। फिर देखते हैं ई डी की माता है, यानी जो ई है वो डी की भी माता है, ई है जो डी की माता है। तो आपसे पूछता है एक ए से डी का क्या संबंध है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ए है और ए बहन है बी की, यानी ए और बी भाई बहन है, और बी की माता कौन है, सी, यानी सी इन दोनों की माता है, और सी का पिता कौन है, डी। डी से आपका संबंध पूछा है ए का। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपकी माता का पिता कौन हुआ, आपका नाना। तो यहाँ पे ए का संबंध पूछा है डी से, तो डी हो जाएगा यहाँ पे ए का नाना। तो यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर नाना इस रिलेशन का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हरि आयु में चमन से बड़ा है। तो जिस प्रकार से यह बोलता जाता है उस प्रकार से आपको करते हुए जाना है, कि बोल रहा है कि जो हरि है वह आयु में चमन से बड़ा है। फिर बोलता है कि जो विजय है वो सतीश से बड़ा है, यानी कोई विजय है वह सतीश से बड़ा है। मुकेश विजय के बराबर बड़ा नहीं है, यानी जो मुकेश है वो विजय के बराबर बड़ा नहीं है, यानी विजय से क्या है, छोटा है। फिर बोलता है किंतु चमन से बड़ा है, यानी जो मुकेश है वो चमन से बड़ा है, तो मुकेश को हम यहाँ पे कर देंगे। सतीश चमन के बराबर बड़ा नहीं है, यानी जो सतीश है वो चमन के बराबर बड़ा नहीं है, यानी चमन से क्या है, छोटा है। तो सतीश चमन के नीचे आ जाएगा और उसके ऊपर आ जाएगा विजय। फिर बोलता है इन सब में छोटा कौन है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा है कि जो सतीश है इन सब में छोटा है, यहाँ पे सब में छोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सतीश सबसे छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपको समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को सही करने के लिए आपको दो चिन्हों को आपस में बदलना है। कौन से दो चिन्ह बदले कि ये जो इसका जो करेक्ट आंसर है इस इक्वेशन का वो आपके पास 24 यहाँ पे आ जाए। तो आप देखिए दोस्तों, इसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको भाग और जोड़ को आपस में बदलना होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है जोड़ और यहाँ पे दिया है डिवाइड, तो यहाँ पे कर देंगे हम डिवाइड और यहाँ पे कर देंगे जोड़, यानी एक दूसरे को यहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि जब 35 में 7 का भाग देंगे तो आपके पास आएगा 5, यानी यहाँ पे आ जाएगा 5 से यह डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 25, यानी 25 आता है। और फिर 25 में आप 5 यहाँ पे ऐड कर दोगे, अभी हमने भाग को प्लस में बदला है तो यहाँ पे फिर आप 5 ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 30, और फिर उसमें आपको घटाना है कितना, 6। 30 में 6 घटाओगे तो आपके पास आएगा 24 जो आपको दिया गया है। इसलिए यहाँ पे आपको भाग और जोड़ को इंटरचेंज करना पड़ेगा साइन को, इस प्रकार से आपका आंसर आएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है। इसमें आपको मिसिंग नंबर बताना है कि कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 72, 77, 74, 79।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों किया क्या गया है कि यहाँ पे दिया है 10 दिया है, एक तरफ दिया है लेफ्ट में 10 और राइट में आपको दिया है 8। तो क्या करते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 10 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 80 और उसमें जब 5 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 85। इसी प्रकार से 7 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो आपके पास आएगा 49 और उसमें जब 5 ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 54। आगे भी इसी प्रकार से यहाँ पे कर देंगे। 8 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो आपके पास आएगा 72 और उसमें जब 5 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 77। यानी जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 77, ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नॉन वर्बल के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। नॉन वर्बल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चंस आते हैं और सभी प्रकार के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो यह है सीरीज से क्वेश्चन है, यानी नॉन वर्बल सीरीज से क्वेश्चन है। नेक्स्ट सीरीज आपको यहाँ पे बतानी है। यहाँ पे ये 5 सीरीज दी गई है, उसके बाद आपको नेक्स्ट सीरीज ऑप्शंस में से बतानी है कौन सी यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या किया गया है वो देखिए। यहाँ पे जो फर्स्ट है इससे सेकंड के अंदर जो चेंज किया गया है वो किया गया है कि यहाँ पे जो फर्स्ट में एरो के पीछे यहाँ पे जो डॉट है, ये डॉट है यहाँ पे, ये इसमें आके यहाँ पे नहीं है, यानी इस डॉट को यहाँ पे हटा दिया जाता है और बाकी कोई चेंज नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि जो नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट में ये डॉट है, ये जो एरो का निशान है इसे भी यहाँ से हटा दिया जाता है और ये एरो भी यहाँ पे हट जाता है। उसके बाद जब नेक्स्ट में जाते हैं तो यह जो पूरी लाइन है वो ही इसमें से हट जाती है, यानी जो यहाँ पे एक लाइन थी वो हट जाती है। और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट में जाते हैं तो फिर ये जो लेफ्ट वाला एरो है वो यहाँ पे हट रहा है, रिमूव हो रहा है, यानी एक एक पॉइंट रिमूव हो रहे हैं एक बार में। तो इसी प्रकार से हम इसमें भी रिमूव कर देंगे। ये जो राइट वाला जो डॉट है इसमें इसे रिमूव करेंगे तो आपके पास जो आकृति बनेगी वो बनेगी ऑप्शन नंबर डी वाली। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति आपको यहाँ पे मिलेगी जब आप इसमें एक एक पॉइंट हटाते जाओगे, एक एक डॉट हटाते जाओगे। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका मिरर इमेज से क्वेश्चन है। आपको मिरर इमेज बतानी है, निम्न में से कौन सी आकृति दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। यहाँ पे आपको आकृति दी गई है और उसका आपको यहाँ पे मिरर इमेज बताना है। मिरर इसमें लेफ्ट साइड में यहाँ पे लगाया गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका जो मिरर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका मिरर बनेगा ऑप्शन नंबर सी वाली आकृति। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी और सी में कंफ्यूज है, तो यहाँ पे इसमें सीधी लाइन यहाँ पे दी गई है, जो कि इसमें भी यहाँ पे सीधी लाइन होंगी, ये तिरछी लाइन यहाँ पे नहीं होंगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है जिसमें आपको आकृतियों में से डिफरेंट आकृति चूज करनी है। चूज डिफरेंट यानी ऑड वन आउट आकृति यहाँ पे चुननी है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे आकृतियाँ दी गई हैं आपको 4 और उसमें आपको डिफरेंट आकृति चूज करनी है। तो आकृति चूज कीजिए कौन सी आकृति यहाँ पे डिफरेंट है। तो दोस्तों इन आकृतियों में अगर डिफरेंट की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। वो किस प्रकार से देखें, यहाँ पे जो बी और सी और डी में जो आकृति दी गई है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक पार्ट और 2 पार्ट, यानी इसमें अंतर है, बीच में यहाँ पे गैप दिया गया है। जबकि जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें किसी भी प्रकार का गैप नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें आपको बताना है कि जो ये प्रश्न आकृति दी गई है वो उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति में यहाँ पे निहित है। यानी इन आकृतियों में से आपको बतानी है कि ये जो प्रश्न आकृति यहाँ पे दी है ये कहाँ पे इनमें इंगित है, निहित है। तो यहाँ पे जो ये आकृति बनेगी वो बनेगी ऑप्शन नंबर बी में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में इस प्रकार से आपकी यहाँ पे ये आकृति बनेगी। ये आकृति इस प्रकार से आपकी यहाँ पे बन रही है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वैन डायग्राम से क्वेश्चन है। वैन आरेख आपको चूज करना है। वैन आरेख है समाज, दोस्त और दुश्मन। आपको समाज, दोस्त और दुश्मन का वैन आरेख यहाँ पे चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का जो वैन आरेख बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, जो दोस्त होते हैं और जो दुश्मन होते हैं वो अपने आप में अलग अलग हैं, यानी
एक दूसरे से दोनों बहुत ही अलग हैं, दोस्त और दुश्मन, लेकिन जो दोनों हैं वो समाज का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे जो वेन डायग्राम बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। हमें समाज में दोस्त और दुश्मन दोनों ही देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे वेन डायग्राम इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 14 यहाँ पे हो गया है ये, लेकिन ये 24 है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको दिया गया है 6 से 1/4 माइनस 33 से 1/4 प्लस 9 से 3/4 प्लस 66 से 2/3। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फ्रैक्शन में संख्याएं दी गई है और उसमें घटाव है, जोड़ यानी जोड़ का यहाँ पे सवाल है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो प्लस साइन वाले संख्या हैं उन सभी को यहाँ पे ऐड कर देंगे, और उसके बाद ये जो माइनस वाला है 33 से 1/3 इसे यहाँ पे सब्सट्रैक्ट यानी घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें जब 6 से सबसे पहले हम यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्याओं को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, यानी ये जो फ्रैक्शन में संख्याएं हैं इन्हें बाद में ऐड करेंगे, पहले बड़ी संख्याओं को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जब 6 को 9 को और 66 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 81 यहाँ पे आपके पास आएगा। 81 आने के बाद आप क्या करोगे कि यहाँ पे जो आपको दिया है 1/4, 3/4 और 2/3, इसको भी आपको जोड़ना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम होगा 12, और यहाँ पे आएगा 3 प्लस 4 3 12 और 3 3 9, फिर आपके पास आएगा 8। तो यहाँ पे आपके पास आया 20/12, यानी 20/12 एक बार फिर से आ गया, और 31 पहले था, 81 पहले था, और यहाँ पे 20/12 आ गया। तो 20/12 में जब 12 का भाग एक बार फिर से 20 में देंगे तो आपके पास आएगा 1 सही 8/12, यानी 1 सही 8/12। तो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, 81 में 1 ऐड कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 82 सही 8/12। इसके बाद आपको क्या करना है कि सब्सट्रैक्ट करना है 33 सही 1/3 को, 33 सही 1/3 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे जब 82 में 33 को सब्सट्रैक्ट करूँगा, पहले 33 को घटाते हैं तो आपके पास आएगा 49 आपके पास आएगा जब 82 में से 33 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। तो 49 आने के बाद क्या करना है आपको कि 2/3 है वो भी आपको घटाना है, 1/3 आपको यहाँ पे घटाना है। 33 से 1/3 दिया है 33 के साथ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो 8/12 फ्रैक्शन बची थी उसमें से आपको घटाना है 1/3। तो यहाँ पे जब इसे आप घटाओगे तो जो आपके पास जो फ्रैक्शन निकल के आएगी वो आएगी 1/3, यानी 1/3 यहाँ पे इसमें से बचेगा। तो आपको दिया है 1/3, तो आपके पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 39 सही 1/3। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 1/3। ऑप्शन नंबर डी में आपको करेक्ट आंसर दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, 49 सही 1/3 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है और इसमें आपको निम्न आंकड़ों का HCF यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम में लास्ट इनटेक में देखने को मिले हैं, HCF और LCM की। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे दो संख्याएं दी गई हैं और फिर आपको HCF पूछा है। तो देखिए दोस्तों, जब इस प्रकार से क्वेश्चन हो पावर में तो आपको क्या करना है कि जब HCF पूछे आपसे तो आपको मिनिमम इसकी पावर लेनी है, और जब आपसे LCM पूछे तो मैक्सिमम पावर लेनी है। तो यहाँ पे जब मैं मिनिमम पावर की बात करूँ तो जब 2 की मिनिमम पावर देखूँ तो इसमें यहाँ पे जो 2 की मिनिमम पावर है वो है 2 की पावर 2, पहली संख्याओं में दिया है 2 की पावर 2 दिया है। फिर उसके बाद देखते हैं कि 3 की पावर किस में कम है, तो 3 की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें कम लेना है, तो 3 की पावर 2 हम ले लेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं 5 की पावर, तो 5 की पावर कम लेंगे, तो यहाँ पे 5 की पावर 5 है और यहाँ पे सिर्फ 5 है, यानी एक बार, तो हम लेंगे कम, तो 5 वाला यहाँ पे ले लेंगे। तो ये जो आपको जिस भी ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ये दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एयरफोर्स एग्जाम में लास्ट इनटेक में आ चुका है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, साधारण ब्याज पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना हो जाता है, उसी समय में यह धन किस प्रतिशत से 6 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको जो यहाँ पे 6% दिया है, इसे यहाँ पे आप 8% कर लीजिए, यानी 8% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना हो जाता है। तो उसी समय में यह धन 6 गुना कब होगा, कितने प्रतिशत पे होगा। तो देखिए दोस्तों, जब गुणा की बात हो और साधारण ब्याज हो तो जितने गुना हो उसका एक कम कर लेते हैं, यानी 3 गुना दिया है तो 2, और बटा में कितनी परसेंटेज, और गुणा में 100। तो यहाँ पे जब 2 से 4 को डिवाइड करोगे तो 8 को डिवाइड करोगे तो 4 बार, और 4 से 100 को हो जाएगा 25 बार। यानी ये जो हो रहा है, ये 3 गुना वाला प्रोसेस वो 25 साल में हो रहा है 6% 8% की दर से। तो 8% की दर से जब 3 गुना होता है 25 साल में, तो आपको देखना है कि जो 25 साल में 6 गुना कितने प्रतिशत पे होगा। तो आपको चाहिए कितना, 6 गुना। तो गुना जितना भी होता है उससे एक कम कर लेते हैं, तो आपको क्या चाहिए 5, और अभी प्रतिशत हमने निकाला 25 वर्ष, यानी समय हमने निकाला कि 25 वर्ष में वो 3 गुना होता है, उसी समय में यानी उसी 25 वर्ष में हमें 6 गुना करना है, और हमें प्रतिशत यहाँ पे परसेंटेज बतानी है। तो 25 और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 25 से यह कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, और जब 4 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 20, यानी 20% ब्याज दर से यह जो धन है वह उसी समय में 6 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 20 ईयर। किसी भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन करेक्ट आंसर होगा 20 ईयर। आपको यहाँ पे 6% की जगह 8% यहाँ पे कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 नारंगी की दर से खरीदता है तथा 11 रुपये 10 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कोई व्यक्ति है वो 10 रुपये में 11 नारंगी के खरीदता है, और फिर क्या करता है कि 11 रुपये 10 की दर से इन्हें बेच देता है, यानी 10 रुपये में तो खरीदता है और फिर 11 रुपये 10 की दर से यहाँ पे वह बेच देता है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, कि जो नारंगी है उसने जितनी खरीदी थी उतनी नारंगी बेची है। तो यहाँ पे आपको नारंगी दी है 10 और 11, और यहाँ पे दी है 10, तो आप इसे बराबर करोगे दोनों जगह। तो यहाँ पे बराबर करने के लिए 11 से, और यहाँ पे करने के लिए 10 से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास आ जाएगा 110, यानी 110 नारंगी थी टोटल। तो यहाँ पे यदि आप 10 से मल्टीप्लाई किए हो तो यहाँ पे भी आपको रुपए में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे यदि 11 से किए हो तो रुपए में भी आपको 11 से करना पड़ेगा। तो जब रुपए में आप 10 और 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा 100 रुपये, और नीचे आएगा 121 रुपये, यानी 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद के 121 रुपये में उसने बेच दी। तो जब 100 रुपये की चीज़ खरीद के 121 में बेच देंगे तो यहाँ पे जो सीधा डायरेक्ट लाभ हो जाएगा वो हो जाएगा 21% का, यानी 21% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्या क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े तो संख्या स्वयं प्राप्त होती है, तो संख्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 75% में 75 जोड़ रहा है, यानी 75% वह अपने आप है, और उसमें जब 75 जोड़ता है तो वह संख्या प्राप्त होती है। संख्या होती है अपने आप में 100%। तो देखिए दोस्तों, 75% में जब 25% जोड़ेंगे तभी वहाँ पे 100% होगा, यानी जो 25% का हमें रेशियो दिया है, बराबर दिया है, वो दिया है 75, यानी 75 क्या है 25% है, और आपको संख्या बतानी है। संख्या होती है क्या 100%, यानी जो 75 है वो 25% है, और हमें बतानी है 100%। तो 25 चौक 100, और 4 से जब 75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 300, यानी 300। 300 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह संख्या अपने आप में 300 है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं। इनका मूल्य 180 रुपये है। सिक्कों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको दिया है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दिए हैं, और उसका जो अनुपात दिया है सिक्कों का वो दिया है 2:3:4, और आपको मूल्य दिया गया है। तो यहाँ पे आपको जो दे संख्या वही आपको बनानी होती है। तो मूल्य दिया गया है तो मूल्य आप यहाँ पे बना लोगे। तो मूल्य बनाने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, कि आपको दिया है 1 रुपये का 2 सिक्के, यदि 1 रुपये के 2 सिक्के दिए हैं, अनुपात में दिया है 2, ये अनुपात है।
तो यदि 2 सिक्के हैं 1 रुपये के तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 रुपये यहाँ पे हो जाएंगे। यानी जब 1 रुपये का अनुपात 2, 3 और 4 है, तो जब 1 रुपये का अनुपात 2 है तो यानी 2 सिक्के हैं तो 2 रुपये यहाँ पे मूल्य हो जाएगा। फिर देखते हैं 50 पैसे का 3 सिक्के हैं यानी 3 अनुपात है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 यहाँ पे रुपये हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा। फिर दिया है 25 पैसे के 4 सिक्के, तो 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं 1 रुपये। तो यहाँ पे जब टोटल इसे जोड़ेंगे, मूल्य को जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 + 1.5 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4.5 यानी 4.5 यहाँ पे टोटल मूल्य है। और जबकि आपको जो मूल्य दिया है वो दिया है 180, तो यहाँ पे हम 180 में डिवाइड कर देंगे 4.5 का, और जब यहाँ पे दशमलव उठाएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब 45 से 4 बार डिवाइड करूँगा तो आपके पास आ जाएगा 180, यानी 4 बार डिवाइड हो जाएगा, 4 बार यहाँ पे यह डिवाइड होगा। और जब 4 को 10 से गुणा करूँगा तो आपके पास आ जाएगा 40, यानी 40 यहाँ पे 1 इकाई का मान यहाँ पे आया है। अब इस टोटल सिक्कों की संख्या यहाँ पे नहीं आई है, यहाँ पे 1 इकाई का मान आया है। और आपको दिया था सिक्कों का अनुपात 2:3:4, टोटल जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7, 4 3 7 और 2 9, यानी जो 9 है वो दिया है टोटल सिक्के। और एक सिक्के का अनुपात अभी हमने निकाला 40, तो जब 9 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 360, यानी जो टोटल सिक्के हैं वो 360 है। और आपसे अलग अलग सिक्के भी पूछ सकता है, यानी 1 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, 50 पैसे वाले सिक्के कितने हैं और 25 पैसे वाले सिक्के कितने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब 50 पैसे के सिक्के पूछे तो 50 पैसे का यहाँ पे अनुपात दिया है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 120, यानी 120 सिक्के हैं कितने, 50 पैसे के। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पे मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2 लंबवर्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्या का अनुपात 8:15 है और उनके ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है, तब उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। यानी 2 बेलन दिए गए हैं जिनकी आधार और ऊंचाइयों का अनुपात दिया है और आपसे उनकी आयतनों का अनुपात यहाँ पे पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि हम जो बेलन का आयतन निकालते हैं उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं πr²h। तो देखिए दोस्तों, दोनों का दिया है तो हम कर लेंगे πr²h, यहाँ पे दोनों का हम देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो पाई है वो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हम पाई को पहले ही यहाँ पे काट देंगे। आपके पास बचेगा r² × h बराबर r² × h। तो पहले में जो r की मान दिया है यानी जो आधार की त्रिज्या दी है वो दी है 8, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 64। फिर मल्टीप्लाई में ऊंचाई, तो जब पहले बेलन की जो ऊंचाई दी है वो दी है 5, उसके बाद है दूसरे बेलन की त्रिज्या वो दी है आपको 15, जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 225, और उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यानी जो उसका ऊंचाई का अनुपात है 4। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये जब बराबर में है तो यहाँ पे हम इसे काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो 4 से जब 64 को कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16, यहाँ पे 16 बार चला जाएगा। और जब 5 को आप 225, यानी जब 5 से 225 को डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 40, यानी 40 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे तो आया था आपके पास 16 और यहाँ पे आया था आपके पास 40, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 16/40, यानी 16/40। 16/40 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। उनकी जो आयतनों का अनुपात होगा वो होगा 16/40। तो देखते हैं दोस्तों, इसे आप और भी यहाँ पे काट सकते हो 8 से, और फिर यहाँ पे 2 से तो 20, फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। तो इस प्रकार से आप इसे आगे भी काट सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का हमारा मॉक टेस्ट। आपको भी मॉक टेस्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपने कितना स्कोर गेन किया ये भी ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इसी प्रकार से अच्छे मॉक टेस्ट बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और नेक्स्ट जल्द से जल्द आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार एक और अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।